Assalamu alaikum aspirants, this is Nan Bashir and today we're here with the fourth episode of How to Write an Essay. I hope so that you have watched all the previous episodes क्योंकि उनको देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनको देखेंगे तो ही आपको सीक्वेंस में समझ आएगा कि मेन बॉडी किस चीज़ का नाम है और इसको कैसे लेकर चलना है। देखिए, मेन बॉडी को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना तो थोड़ा सा जो है वो दूर की बात है, बट उससे पहले मेन बॉडी से मुंसलिक जो चीज़ें हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको डिस्कस किए जाते हैं। चलें चलते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा स्ट्रक्चर को बड़ा कहता हूँ, इंपॉर्टेंस देता हूँ कि स्ट्रक्चर को फोकस में रखा करें, स्ट्रक्चर को माइंड में रखा करें। लोग समझते हैं स्ट्रक्चर का नाम ये है कि जो आपको समझ आइए आप लिख दो, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। नो, स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा, हमने कहा कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में आएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन को एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करेंगे तो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि मेन बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ही हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, तो इसलिए स्ट्रक्चर को जानना बड़ा ज़रूरी है। जब हम मेन बॉडी लिखने जाएंगे तो बड़ी कोई इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, क्रूशियल मिस्टेक्स हैं, और ये जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ, जो आप कमिट करते हो, ये मैं नहीं बता रहा, ये बेसिकली 8-10 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट्स यानी कि 4-5 एग्जामिनर्स की सेइंग है जो मैं आपके सामने लिस्ट किए जा रहा हूँ। तो आप इसको इसलिए इंपॉर्टेंट कंसीडर करें। मेरा काम था उनको समझ के आपको समझाना। ये काम आप खुद भी कर सकते थे, अगर आपने नहीं किया तो मैं कर रहा हूँ, तो इसको फोकस से सुने, ठीक है। आपने सबसे पहली जो मिस्टेक, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन बॉडी आती है, मेन बॉडी के मैं 17, 18, 17, 18 के करीब इशूज़ हैं जो जहाँ पे हाईलाइट करूँगा आपके सामने, ठीक है जी। सबसे पहला इशू, जो सबसे पहली मिस्टेक आप कमिट करते हो, वो है ट्रांजिशनल पैराग्राफ या ट्रांजिशनल सेंटेंस ऐड करना। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अक्सर लोग जैसे ही हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज़ इसका इंट्रोडक्शन लिखा तो राइट आफ्टर दैट व्हाट दे डू इज के वो एक ओवरव्यू का एक पैराग्राफ लिखते हैं। वो कहते हैं कि द ऐसे वुड बी डिस्कसिंग 3 मेन थिंग्स। फर्स्टली इट विल बी हाईलाइटिंग द इल्स एसोसिएटेड the higher education. Secondly, it will be discussing the impacts of ills, and then lastly the essay would be shedding light on the way forward. ये जो आप समझते हैं ना, हम सब मानते हैं कि अंग्रेज़ी हमारी सेकंड लैंग्वेज है। इसके साथ ही हमें ये बड़ा मसला आया है क्योंकि जब हमें पढ़ाने वाले हैं उन्होंने ये सिखा दिया है कि आपको कोहेरेंस लेकर आनी है, तो हम ये डर रहे होते हैं कि क्या पता हमारी कोहेरेंस आए या ना आए। तो इस डर की वजह से हम ये मिस्टेक्स कमिट करते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंसेज और ट्रांजिशनल पैराग्राफ वाली। वो ट्रांजिशनल पैराग्राफ वाली मिस्टेक क्या होती है कि जिसके थ्रू हम ये यादा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं जी आप बाद में देखेंगे कि ऐसे के अंदर क्या होना है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे इस तरह चलेगा, ताकि आप अपने एंड पे खुद को सेफ कर लेते हैं। मेरी बात हमेशा सुने। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हम जिस तरह 40 रूल्स ऑफ लव है, इसी तरह 40 रूल्स ऑफ ऐसे हैं। उनमें सबसे पहला ऐसे ये है कि मेक हिम रीड द होल ऐसे। पहला रूल ऐसे का ये है, मेक हिम रीड द होल ऐसे। मेक हिम रीड द होल ऐसे का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट एग्जामिनर वुड रीड ऑल ऑफ योर ऐसे। आप उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। दैट इफ यू आर गोइंग टू गिव हिम एनी ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस, तो उसका मतलब ये है कि वहां से ही डिड्यूस कर लेगा पूरे ऐसे में क्या करने जा रहे हो। इट्स हाईली इनफॉर्मल। तो हमने किसी किस्म का कोई ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं लेकर आना, उससे हमने स्टार्ट नहीं करना। नंबर 2, जब फॉर एग्जांपल मेन बॉडी लिखते जा रहे होते हैं और आपको पता है मेन बॉडी जो है हमारी पैराग्राफ की फॉर्म में लिखी जाती है। अब लोग सबसे पहली बात यह है कि पैराग्राफ को ही नहीं समझ पाते। मैं स्टार्ट तो पैराग्राफ राइटिंग से ही करना चाह रहा था, लेकिन उसको मैं एंड पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, पहले उससे ये सारे इश्यूज समझ लें। तो पैराग्राफ जब आप लिख रहे होते तो एक पैराग्राफ अगर सारे के सारे इल्स यानी कि इल्स के हमने 4-5 पैराग्राफ लिखे, अब उसके बाद हम कॉजेज ऑफ इल्स के ऊपर जाने लगे हैं, तो लोग क्या करते हैं ट्रांजिशनल सेंटेंस ऐड करते हैं 4-5 लाइंस का। द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ्स टॉक्ड अबाउट द इल्स, द फॉलोइंग वुड बी डिस्कसिंग द कॉजेज। ये काम नहीं करना। देखें, एग्जामिनर को नेचुरल फ्लो के साथ इंटरप्रेट करने दें। कोहेरेंस का मतलब ये नहीं होता कि इनफॉर्मल इंटरजेक्शन देने से कोहेरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 4 बंदे बोलते जा रहे हैं और वो 4 सीक्वेंस में बोलेंगे तो वो कोहेरेंस होगी, ना कि पहला बंदा बोलेगा और वो ये कहेगा मेरे बाद आने वाले 4 बंदे भी ये बोल रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ये कोहेरेंस नहीं होती। लेट देम स्पीक, लेट द एसे हैज इट्स ओन फ्लो, go with the flow, that's what you want. So सबसे पहली मिस्टेक है ट्रांजिशनल सेंटेंसेस और ट्रांजिशनल पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। बट आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा सर मेन बॉडी नाम किस चीज़ का है, पहले तो हमें वो बता दें। तो चलते हैं, मेन बॉडी देखो पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखी जाती है 16, 17, 18। पहली तो बात है मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि कौन लोग आपको बताते हैं कि 17, 18 से ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखने आपने। आप जितने मर्जी पैराग्राफ लिखो, कहाँ पे ये मेंशन्ड है कि कम पैराग्राफ लिखने हैं? मैंने आपको कहा था कि आउटलाइन कॉम्प्रीहेंसिवली लिखनी है आपने। दूसरा हमारा रूल ये होगा, पहला तो ट्रांजिशनल पैराग्राफ ट्रांजिशनल सेंटेंसेज नहीं होंगे, दूसरा ये है कि आउटलाइन जितनी कॉम्प्रीहेंसिव होगी आपकी मेन बॉडी उतनी ही कॉम्प्रीहेंसिव होगी। आपको कहीं पे किसी जगह पे भी अगर लिखा है तो यू कैन कॉमेंट इट हेयर
कहीं पे ये चीज़ मेंशनड नहीं है, किसी एक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ मेंशनड, किसी एक एग्जामिनर रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि आपकी आउटलाइन जो है उसके अंदर जितने सब हेड हैं आपने एक सब हेड का एक ही पैराग्राफ बनाना है। अगर आप चाहो तो इल्स के नीचे आपने दो इल्स लिखे हैं, एक तो रिसर्च की कमी है, दूसरा फंड्स की कमी। आप चाहो तो दोनों को मर्ज करके एक पैराग्राफ भी बना सकते हो, इसमें कोई ममानियत नहीं है। सो नंबर 2, जितने मर्जी आप सब हेड्स यानी कि दो मेंशन का दो सब हेड्स को मर्ज करके भी एक पैराग्राफ बना सकते हैं। देखिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आई हैव प्रैक्टिस देम इन माय 5 अटेम्प्ट्स, और मेरा पास हुआ और मेरे स्टूडेंट्स ये करते आ रहे हैं, उनका पास हो रहा है। ये कोई एलियन चीज़ें नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 3 रूल और 3 मिस्टेक, रूल कह लें या मिस्टेक जो आप कमिट करते हैं मेन बॉडी के अंदर, वो ये है कि मेन बॉडी जो है उसके अंदर आप अननेसेसरीली कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कनेक्टर्स क्या कि मोर ओवर, देयरफॉर, देंसफोर्थ, हेंसफोर्थ, इन एडिशन टू, फर्दरमोर, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, इस तरह करके आप एक अननेचुरल फ्लो बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं पे पढ़ लिया था कि एग्जामिनर कोहेरेंस मांगता है, तो अब आपसे कोहेरेंस तो स्ट्राइक हो नहीं रही, आप क्या करते हो, अननेसेसरीली कनेक्टर्स का इस्तेमाल हर एक पैराग्राफ को शुरू करने से पहले लगाते हो। ये आपने नहीं करना। देखिए हर एक पैराग्राफ से पहले अगर आप कनेक्टर लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर ये पिन पॉइंट कर लेगा कि इसको नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग के साथ लिखना नहीं आता। हाँ कहीं पे लग रहा है तो ठीक है, नहीं भी लग रहा तो कोई मसला नहीं। एक और टिप दिए जाता हूं, अगर तुम मेन बॉडी लिख रहे हो, अभी 4-5 मेन बॉडी के पैराग्राफ लिखो, सबके साथ पहले कनेक्टर लगा लेना, मोर ओवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, फर्दरमोर, फिर उसके बाद उन सारे कनेक्टर्स को हटा देना। तुम देखना फिर भी तुम्हारा सीक्वेंस में होगा, तो इसका इसके साथ कोई लिंक या ताल्लुक नहीं है। दैट्स व्हाट यू नीड टू मेक श्योर, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद नंबर 4 रूल ऑफ राइटिंग द पैराग्राफ। देखें जितने भी आपके पैराग्राफ्स होते हैं उनमें कोई मेजर हेडिंग नहीं, कोई सब हेडिंग नहीं आएगी। पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखे जाने चाहिए, उसमें ना तो कोई बुलेट्स आएंगे ना कोई सब हेड आएंगे। नंबर 5 के ऊपर आपके पैराग्राफ इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में मेन बॉडी पैराग्राफ्स नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी का ऐसे है तो अंग्रेजी में ही लिखे जाएंगे। नंबर 6 के ऊपर किसी किस्म का कोई आपके इन्फोग्राफिक्स पैराग्राफ्स में नहीं आएंगे, कोई आप ग्राफ्स नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई आप अननेसेसरीली फ्लो चार्ट्स नहीं बनाएंगे। ये आपकी फॉर्मल राइटिंग में मेन बॉडी का पार्ट बन ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आते हैं नंबर 7 के ऊपर, जो अक्सर लोग मिस्टेक कमिट करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल भी है राइटिंग पैराग्राफ का। इट इज़ बेसिकली कि बैलेंस्ड बॉडी कैसे लिखी जाती है। बैलेंस्ड मेन बॉडी किस चीज़ का नाम है? मैंने आपको कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम आउटलाइन, इंट्रोडक्शन से मेन बॉडी से कंक्लूजन तक हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। एग्जामिनर उसको लाइक करता है। बैलेंस्ड मेन बॉडी क्या होती है? हमने कहा कि हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज़ के अंदर बेसिकली 4 मेजर हेडिंग्स हमारी बनी। पहली मेजर हेडिंग इल्स कौन से हैं, दूसरी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दोज इल्स, फिर हमने इम्पैक्ट्स ऑफ दोज इल्स, और फिर हमने बताया कि व्हाट आर द रेमेडीज फॉर हायर एजुकेशन प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। अब पहले जो मेजर हेड है इल्स, उसके नीचे हमने 7 सब हेड लिखे, कॉजेज के नीचे 4 सब हेड लिखे, वे फॉरवर्ड के नीचे 4 सब हेड लिखे, सोल्यूशन के नीचे हमने 7 सब हेड लिख दिए। अब जब हम पैराग्राफ बनाने जा रहे हैं, हमने इल्स ऑफ द हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान के ऊपर 7 सब हेड के साथ 7 ही पैराग्राफ बना दिए, कॉजेज के 4 सब हेड के 3 पैराग्राफ बना दिए, इम्पैक्ट्स के 4 सब हेड के 2 पैराग्राफ बना दिए, और जब सोल्यूशन के 7 सब हेड्स लिखने आए, टाइम हमारे पास कम था, मैनेज नहीं कर पाए, 7 सब हेड्स के हमने 3 पैराग्राफ बना दिए। ये सिमेट्री जो है ये अगर नहीं होगी और ये आप इक्वल अप्रोच या बैलेंस्ड अप्रोच के साथ नहीं लिखेंगे, एग्जामिनर हाईली डिसलाइक करेगा इसे। देखें अगर आपने इल्स के 7 सब हेड के 7 पैराग्राफ बनाए हैं, चलें और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 6 सब हेड के 7 सब हेड सोल्यूशन के 6 पैराग्राफ तो बनते हैं। तो आपने ये बैलेंस लेकर आना है, ये बैलेंस आउट होगा तो ये भी प्रॉब्लमैटिक होगा। फिर उसके बाद आती है बात कि सर क्या हमने सीक्वेंस कैसे इंश्योर करनी है। देखो एग्जामिनर अक्सर कहता है स्ट्रक्चर मिसमैच करता है, यानी कि जो आउटलाइन में लिखा होता है वो आपका मेन बॉडी के अंदर मिसमैच कर रहा होता है। मिसमैच की रीज़न क्या होती है? सबसे बड़ी रीज़न तो ये होती है कि जो आप मेजर हेड्स के सीक्वेंस नहीं ले पाते, यानी कि अगर आपने इल्स पहले लिखा तो इल्स के पैराग्राफ पहले आएंगे। हाँ पैराग्राफ के अंदर जो अगर आप देखें सब हेड्स जैसे हैं, पहले अगर आप लैक ऑफ रिसर्च लिख रहे हैं, दूसरे पे लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो फंडिंग लिख रहे हैं, तो आप इनको ऊपर नीचे कर लो, यानी कि सब हेड को ऊपर नीचे करके पैराग्राफ बना लो, कोई मसला नहीं है, इतना रिलीजियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेजर हेडिंग्स हैं, यानी कि पहले इल्स हैं तो पहले इल्स के ही पैराग्राफ बनेंगे, फिर उसके बाद कॉजेज हैं तो कॉजेज के बनेंगे, इम्पैक्ट्स हैं तो इम्पैक्ट्स के बनेंगे, वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड के बनेंगे। यानी कि सीक्वेंसिंग आपने इंश्योर करनी है। जब आप सीक्वेंस इंश्योर करते हो ना तो फिर आप मिसमैच का फिक्र भी नहीं रहती आपको, फिर मोर और लेस आप उसी चीज़ को जो आपने आउटलाइन में प्रोड्यूस किया है वो उसको आप मेन बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हो। क्योंकि एग्जामिनर का कंसर्न ये है कि अक्सर बच्चे जो आउटलाइन में लिख रहे होते हैं वो मेन बॉडी में नहीं होता, जो मेन बॉडी में लिख रहे होते हैं वो आउटलाइन में नहीं होता। आपने ये काम नहीं करना।
मेन बॉडी आउटलाइन, आउटलाइन मेन बॉडी एक ही सीक्वेंस और एक ही कोहेरेंस के अंदर होनी चाहिए। और उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस ऑफ द मेजर हेड्स को फॉलो करना है, फोकस करना है। हाँ, सब हेड्स जो हैं उनको बेशक आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द सीक्वेंस ऑफ द मेजर हेड्स शुड बी देयर। जब सीक्वेंस ऑफ द मेजर हेड्स आप इंश्योर करेंगे तो जो सब हेड्स हैं उनको आप इजीली डील कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट मिसमैच दैट एग्जामिनर हैज पॉइंटेड आउट इन एग्जामिनर रिपोर्ट, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैंडिडेट्स जो आउटलाइन में लिखते हैं वो मेन बॉडी में नहीं लिख पा रहे होते, जो मेन बॉडी में लिखते हैं आउटलाइन में नहीं लिख पा रहे होते। उसका देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज दैट यू हैव टू इंश्योर कि सीक्वेंसिंग ऑफ द मेजर हेड्स शुड बी देयर। उसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 9 ऑफ राइटिंग द मेन बॉडी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट इज अबाउट गिविंग द रेफरेंसेज। अब व्हाट इज दिस रेफरेंस? सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि सर जितने रेफरेंस होंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होगा। मुझे समझ नहीं आती। आइडियली हमने अभी पैराग्राफ राइटिंग सीखनी है। पैराग्राफ में 16, 17, 18 लाइंस का एक पैराग्राफ होता है। अब अगर आप देखें तो उन 16, 17, 18 लाइंस के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि आपने 3 से 4 रेफरेंस देने। पहले मेरी बात सुने, रेफरेंस होता क्या, इसको समझे। 4 तरह के रेफरेंस होते हैं। पहला रेफरेंस कोई होता है वो जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन करते हैं। दूसरा रेफरेंस होता है जब आप कोई कोटेशन मेंशन करते हैं, सेइंग मेंशन करते हैं। तीसरा रेफरेंस होता है जब आप उसके अंदर जो है वो कोई रिपोर्ट की राइटिंग करते हैं, यानी रिपोर्ट राइटिंग करना, कोटेशन लगाना, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना। और चौथे नंबर पर सबसे ईजीएस्ट रेफरेंस होता है एग्जाम्पलीफाई करना। ये 4 तरह के रेफरेंस होते हैं। आप खुद मुझे बताएं कि अगर आप हर एक पैराग्राफ के अंदर ये 4 रेफरेंस पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप वही हमाकत कमिट कर रहे हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में की थी, यानी कि क्रैम्ड वन। अब यहाँ पे ये चारों चीजें क्रैम्ड होती हैं। आपकी आउटलाइन के अंदर आपकी जो रेफरेंस है, आपका फैक्ट एंड फिगर है, आपकी कोटेशन है, आपकी जो एग्जाम्पल है, ये सारे क्रैम्ड होते हैं। तो आप खुद इमेजिन करें एक पैराग्राफ 16, 17 लाइन्स का, उसमें ये चारों चीजें डाल रहे हो तो आप 12, 15 लाइन्स तो यहाँ पे खा गए। वेयर इज योर क्रिटिकल थिंकिंग, वेयर इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिसिस? तो खुदा के बंदो, पहली बात तो ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट कि हर एक पैराग्राफ के अंदर आप ये चारों चीज़ें डालो। मैं तो ये कहता हूँ एक डलती है, एक रेफरेंस के तौर पे कोई एग्जांपल डाल देते हो या फैक्ट एंड फिगर डाल देते हो तो भी इट्स ओके। अगर दूसरे पैराग्राफ में कुछ भी नहीं समझ आ रही तो भी इट्स फाइन, तीसरे में डाल दो। ये कहाँ की हमाकत है कि आप जो है हर एक पैराग्राफ के अंदर 4 रेफरेंसेज पुट करें, हर पैराग्राफ के अंदर पुट करें? इट इज़ इम्पॉसिबल। और अगर आप ये कर भी गए तो मेरी बात जहन में रखना, आपका ऐसे पास नहीं होगा। एग्जामिनर ने आपसे आपकी लैंग्वेज के अंदर उस टॉपिक को समझने की कोशिश की, आपने क्या किया, आपने क्रैम्प्ड मटेरियल प्रोड्यूस कर दिया, बोरोड इन्फॉर्मेशन दे दी, इस पे ऐसे पास नहीं होते। इससे बेहतर है तुम कोई रिसर्च राइटिंग कर लेते, कोई थीसिस लिख लेते, रादर देन राइटिंग पैराग्राफ्स ऑफ ऐसे, राइट। तो हमने ये कहा कि ये रेफरेंसेस हमने जो है ये बड़े ध्यान से देने हैं। इनको मैंने ये भी बता दिया किस तरह देना है, कितनी क्वांटिटी में। हो सकता है एक पैराग्राफ में 1 आए, हो सकता है एक पैराग्राफ में 2 आए, हो सकता है एक पैराग्राफ में कुछ भी ना आए, उसके बाद वाले में कुछ आ जाए। दैट इज टोटली अलाउड टू डू सो। जब हम मेन बॉडी का पैराग्राफ समझेंगे ना तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर रेफरेंस नहीं भी हुआ तो कैसे करना है आपने। फिर आ जाते हैं, ये रेफरेंस देते हुए कुछ लोग बड़ी मिस्टेक कमिट करते हैं। वो मिस्टेक क्या कमिट करते हैं, वो इसके अंदर अननेसेसरी किस्म का रॉन्ग फैक्चुअल इनएक्यूरेसी करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गलत रेफरेंस देने से बेहतर है आप रेफरेंस ना दें। वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 30% वुमेन आर अंडर प्रिविलेज्ड। ये क्या रेफरेंस है? यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी, कौन सी उसके बॉडी के रेफरेंस और किस ईयर की रिपोर्ट को तुम मेंशन कर रहे हो, कोई उसके अंदर वाजे नहीं होता। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ओ भाई, विच ईयर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, विच फिस्कल ईयर यू रेफरिंग टू? तो गलत किस्म का रेफरेंस देने से बेहतर है रेफरेंस मत दो। तुम इस तरह एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करोगे, बल्कि तुम एग्जामिनर को और ज्यादा जो है वो कंफ्यूज करोगे और अपने अगेंस्ट करोगे। इस तरह के रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, कोई एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज, एक्सट्रीम जो है वो सोशल व्यूज़, उनको भी अपने रेफरेंस के अंदर नहीं देते। फिर उसके बाद मैं हमेशा कहता आया हूँ कि रिलीजियस रेफरेंस नहीं देते, हमेशा 100% अवॉइड करना है। एक टॉपिक मैं हमेशा कोट करता हूँ कि इवन इफ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम डू नॉट वेस्ट वाटर। आप सल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर तुम बहते पानी पे हो फिर भी उसको ज़ाया ना करो। इस टॉपिक में भी आपने रिलीजियस रेफरेंसेस को अवॉइड करना है। आपने कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करें, वो किस तरह जो है वो नहीं हो रही, कैसे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इस तरह ले जाएं। तो अननेसेसरीली हमने ये रेफरेंस जस्ट फॉर द सेक कि हमें रेफरेंस कुछ भी नहीं आता, हम जो है उसके अंदर पॉलिटिकल व्यूज़ को मेंशन करना शुरू कर देते हैं। तीसरी बात, रेफरेंस को देते हुए स्टेट नैरेटिव को माइंड में रखना है, यानी कि कोई ऐसी बात आपने नहीं करनी जो स्टेट नैरेटिव के अगेंस्ट हो। और स्टेट नैरेटिव की हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि वो होती है जो आपके नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, उसको आपने रेफरेंस के अंदर लेकर आना है। फिर किसी भी आपने एक्सट्रीम किस्म की जो बाइस्ड पर्सनैलिटी है सोशल, पोलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, उनको मैंशन नहीं करना। तो ये रेफरेंसेस को आपने बड़े ध्यान से मैंशन
मेंशन करना है। और फिर अक्सर लोग क्या करते हैं कि रेफरेंस को आप चाहें तो लाइंस को ब्रेक करके भी दे दें, यानी कि अगर आप लाइन को लिखते जाते हैं डिसकंटिन्यू करके एक सेंटर में भी दे सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल साथ में मेंशन कर दूंगा। चाहें तो आप इन बिटवीन द जो है लाइंस वो भी कर सकते हैं, इसमें दोनों में करने में कोई जो है ना वो कबाहत नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है वो ये है कि अक्सर लोग जो है वो रेफरेंस को अधूरा छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ कि रेफरेंस के नीचे सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं लिख सकते कि जो है वो जो अकबर अज़ैदी ने ये कहा था, यू हैव टू मेंशन, अगर उसकी बुक का नाम याद है तो अच्छी बात है, बुक और साथ में रेफरेंस आ जाए। अगर बुक के ऑथर का नाम याद है और कुछ और याद नहीं है तो उसकी वजह शोहरत मेंशन कर दो, दैट फेमस इकोनॉमिस्ट, फेमस जियोग्राफर, फेमस एनालिस्ट, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इस तरह करके आपने प्रॉपर रेफरेंस मेंशन करना होता है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि सर लिखते हुए हमें प्रेजेंटेशन का क्या ख्याल रखना चाहिए। क्या हमें मोटा मार्कर के साथ कोई भी रेफरेंस हमारे माइंड में आता है तो उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। देखें, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था मेक हिम रीड द होल ऐसे। मेक हिम रीड द होल ऐसे का बड़ा क्लियर मतलब था। वो मतलब ये था कि आप उस लेट हिम रीड द होल ऐसे, ठीक है, आप उसमें अननेसेसरीली जितने भी ये कशीदाकारी मीनाकारी करेंगे तो वो पूरे पेज में सिर्फ उसी को पढ़ेगा। इसका सिंपलिस्टिक वे ये है कि आपने डिफरेंस भी क्रिएट करना है और येट आपने पूरा अपने स्क्रिप्ट पढ़वाना भी है, तो उसके लिए एक ही तरीका एग्जिस्ट करता है कि आप अगर ब्लू बॉल पॉइंटर के साथ लिखते जा रहे हैं पूरे के पूरे ऐसे को, जो कुछ भी रेफरेंस आपके माइंड में आता है ब्लैक बॉल पॉइंटर के साथ लिखते हैं, ब्लैक पॉइंटर के साथ यानी कि सिमिलर निब के साथ। उससे क्या होगा, उसके बीच में रच बस भी जाएगा और वो पूरे ऐसे को भी रीड करेगा रादर देन हाईलाइटिंग इट। और इसी तरह अगर आपको गलती कमिट करते हैं तो उसके ऊपर जलेबियां बनाने से बेहतर है दैट यू हैव टू जस्ट अंडरलाइन इट और क्रॉस इट, ठीक है। और ये ज़रूरी है। अभी जब हम अपना आखिरी लेक्चर पे जाएंगे तो मैं आपको तब बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह आपने आखिरी 10 मिनट किस काम के लिए छोड़ने हैं जो आपकी बहुत सारी गलतियों को वहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन बॉडी। जो हमारे सेशंस होते हैं उसके अंदर हम प्रॉपर पैराग्राफ राइटिंग 5 पैराग्राफिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर रेफरेंसेस को पुट करना भी सिखाते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सेशंस कॉन्टैक्ट अस, डिटेल्स यहाँ पे भी गिवन है। यू कैन रीच अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, ऑन आवर फेसबुक पेज। हर महीने हमारा ऐसे का सेशन स्टार्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव, जो बेसिक से स्टार्ट करता है एंड मेनी मोर थिंग्स जो हमने यहाँ से डिस्कस किया उससे बहुत कुछ ज़्यादा जो आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ दैट योर ऐसे वुड ऑलवेज बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल मेक श्योर दैट इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच।